स्वागत है हमारे चैनल में। इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आज हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जो जन्म से ही लोगों को प्राप्त होते हैं और ये हमारे बहुमुखी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये हमारे बेसिक अधिकार हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं और वो सब बात की बातें हैं। ये परीक्षा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षाओं में मौलिक अधिकार से एक दो क्वेश्चन या प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आसान शब्दों में इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा संविधान कई भागों में बटा हुआ है, तो मौलिक अधिकार भी कोई ना कोई भाग में होगा। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये भाग 3 में है। अब भाग 3 में पूरा मौलिक अधिकार तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है अनुच्छेद आर्टिकल होंगे। तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से 35 से में डिफाइंड है। अब ये लिया कहाँ गया से? ये यूएसए से लिया गया है। इस भाग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा है क्या? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है। ब्रिटेन से आई हुई या इंग्लैंड से आई हुई एक अवधारणा है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, लेकिन एक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको भाग 12 में 301 करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जब 7 अधिकार हमारे मूल संविधान में थे तो एक निकल गया, तो अब हमारे मूल अधिकार कितने बचे? 6। अब ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमको सीरियल वाइज या क्रम से हमको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमको क्रम से याद रहेंगे तभी हम बाकी प्रश्नों को समझ पाएंगे या आसानी से मौलिक अधिकार को समझ पाएंगे। तो ये क्रम से कैसे हैं, इसमें हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले क्या है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसको 14 से लेके 18 तक में, अनुच्छेद 14 से 18 में डिफाइन किया गया है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता या आज़ादी का अधिकार। इसको जो है 19 से लेके 22 तक में डिफाइन किया गया है। तीसरा क्या है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से लेके 24 में डिफाइन है या परिभाषित है। चौथा क्या है? चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। धार्मिक स्वतंत्रता या आज़ादी जो है ये 25 से लेके 28 तक में डिफाइन है। अब पांचवा जो है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है। ये 29 से 30 तक है। ये अधिकार अल्पसंख्यक के लिए है। कभी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में कि अल्पसंख्यक के लिए कौन सा अधिकार है, तो ये है। छठा कौन सा है? छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 32 में है। अब आप सोच रहे होंगे 31 कहाँ गया? 31 संपत्ति का अधिकार था, उसको 300A में जोड़ दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वो यहाँ से चला गया। अब ये जो है 6 मौलिक या फंडामेंटल राइट्स हमारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमको याद होना बहुत ही आवश्यक है।
इसको याद करने का एक तरीका ये है, एक ट्रिक है। जैसे समता या समानता इक्वलिटी की बात है, इसमें आप जो है समता इक्वलिटी की अगले ई ले सकते हैं, स्वतंत्रता जो है इसका एफ एफ लिए, शोषण के विरुद्ध एक्सप्लोटेशन को फिर ई ले लिए हम, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का जो है रिलीजन ले लिए, फिर हम संस्कृति एवं शिक्षा का ई ले लिए एजुकेशन, और संवैधानिक उपचारों का जो है रेमिडीज। ये बन गया एफेरर। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। वैसे याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस और समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये एक ट्रिक है, अगर चाहें तो एफेरर कह करके आप याद कर सकते हैं। तो अब आइए हम ये छः हेडिंग हो गई मौलिक अधिकारों की, अब इसको हम तफसील से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समता या समानता की। जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है, समता या समानता मतलब सब बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। तो ये जो है, जैसे हेडिंग से ही पता चल रहा है समता या समानता, तो सबसे पहले आर्टिकल 14 देखते हैं। ये डिफाइन है 14 से लेके 18 में। तो सबसे पहले हम 14 देखते हैं, आर्टिकल 14। इसमें जो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कानून की अगर कोई कानून बनता है या बनाया जाता है तो वो सब के लिए बनाया जाएगा, सब के ऊपर एक साथ लागू होगा। तो विधि के समक्ष समानता, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुछ लोगों को छोड़ के अपवाद हैं। तो ये जो है विधि के समक्ष समानता। अब 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। न कोई धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन सब में सब एक समान है। जैसे जन्म स्थान लोग स्टेट के बारे में ही लड़ते हैं, कोई कहता है यूपी के भैया हैं या बिहार के या महाराष्ट्र के हैं। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इस सब में सब समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। अब आते हैं 16 में। 16 बात करता है लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन क्या है? कहीं भी कोई वैकेंसी निकलती है, नियुक्ति होती है, उसमें सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। उसमें ये एक चीज़ ये है, एक अपवाद, किसमें रिजर्वेशन वाले जो हैं उनको छूट है। रिजर्वेशन का भी मसला ये है कि जैसे अगर इसमें समानता लाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया है, अगर समझा जाए तो, जैसे ये विकास कर चुके हैं, ये नीचे हैं, तो इनको ऐसा कुछ ऐसा फोर्स लगाया जाए कि ये इनके बराबर आ जाए, इनको नीचे ना किया जाए, इनको बराबर कर दिया जाए। तो ये जो है रिजर्वेशन इसीलिए लाया गया। तो इसमें एक अपवाद है रिजर्वेशन का। अब 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। छुआछूत अब तो ज़्यादातर देखने को कहीं मिलता नहीं है। छुआछूत शहरों में तो एकदम ख़त्म हो गया है। हाँ, गांव में कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन जैसे कि अब कोरोना आया, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो अगर कोई ऐसी बात या कोई बीमारी होती है तो उसमें छूट है। अब 18 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है? 18 आर्टिकल ये कहता है उपाधियों का अंत।
आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या है? उपाधि आप जो है राजा, महाराजा, सुल्तान, ये सब आप नहीं लगा सकते। हाँ, शिक्षा से और रक्षा से संबंधित, शिक्षा से और रक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर या कर्नल, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और आप जो है बिना राष्ट्रपति के परमिशन से कोई विदेश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो उपाधियों का अंत क्या है? कोई राजा, महाराजा, सुल्तान ये सब नहीं लगा सकता, टाइटल नहीं लगा सकता। हाँ, शिक्षा से संबंधित कोई टाइटल है या डिग्री है या रक्षा से संबंधित जैसे एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर या कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया समता या समानता का अधिकार। इसमें पूरी इक्वलिटी की बात की गई थी। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार या आज़ादी। आज़ादी का अधिकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बैकबोन भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं संविधान का। स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादातर आइए हम समझते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है, स्वतंत्रता, आज़ादी, तो 19 से 22 में ये डिफाइंड है। तो जब हेडिंग से ही पता चल रहा है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसी कितने टाइप की स्वतंत्रता या आज़ादी की बात की गई है। तो सबसे पहले आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में बात की गई है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब अभिव्यक्ति बहुत टाइप की होती है, इसलिए 19 को कई पार्टों में 6 टाइप की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसलिए 19 को 6 टाइप की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, क्योंकि अभिव्यक्ति जो है आप समझ में आते कितनी टाइप की अभिव्यक्ति होगी। तो इसको हम 19 फर्स्ट कह लें या 19A कह लें या 19 का कह लें, बात एक ही है। तो 19 फर्स्ट में क्या है? सबसे पहले बोलने की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस भी आता है, पत्रकार, जो इसका यूज करके कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको छूट है कि भाई वो कुछ भी बोलें और यही अधिकार वो अपना दिखा देते हैं कि हमको बोलने की आज़ादी है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि आपको जो है एकता, अखंडता, किसी की मान सम्मान, सुरक्षा से संबंधित कोई मामला, किसी का मौलिक अधिकार की हनन हो रहा हो, तो आप इन मामलों में नहीं बोल सकते। जैसे कि आपको बोलने की आज़ादी है, कोई सुरक्षा से मामला है, आप जो है नहीं बोल सकते। आप को बोलने की आज़ादी है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते क्योंकि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो जब किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो दूसरे का मूल अधिकार 0 हो जाता है। ये मौलिक अधिकार है मामला। इसकी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन या उल्लंघन होता है तो आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार 0 शून्य हो जाएगा। तो बोलने की आज़ादी है, लेकिन शर्त क्या है? इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, आपको इन विषयों से बचना पड़ेगा। 19 का सेकंड क्या कहता है? 19 का सेकंड, जब बोलने की आज़ादी है तो कहीं भी एकत्रित होने की, सभा करने की भी आज़ादी है। लेकिन शर्त क्या है? बिना हथियार के और शांतिपूर्वक आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल रहेंगी। ये अपवाद है। आप जो है एकत्रित हो दिए, किसी के घर में ना सभा करिए, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब 19 के थर्ड क्या कह रहा है? 19, जब आप एकत्रित होंगे, सभा करेंगे, तो आप जो है संघ बना सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं। 19 के 3 क्या कहता है? संघ या संगठन बना सकते हैं। 19 का 4 क्या कह रहा है? 19 का 4 कह रहा है
कि आप संघ या संगठन जब बना सकते हैं तो भारत में कहीं भी आवागमन की भी आज़ादी है आपको। भारत में कहीं भी आवागमन आप कर सकते हैं, आपकी आज़ादी है। 19 का 5 जब आप कहीं आवागमन करेंगे, आए जाएंगे, तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं भारत में। लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ के इनको आप ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ों को छोड़ के पता चला भारत में आवागमन की आज़ादी है, आप किसी के बेडरूम में घुस गए तो उसके मान या उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपका मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार शून्य हो जाएगा। अब आज़ादी तो है, आप कौनो कुछ भी काम नहीं कर सकते ना। अब छठा क्या है 19 का, पहले इसमें संपत्ति का अधिकार था, आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उसको जब संशोधित करके हटा दिया गया तो अब यहाँ पे आ गया ये एक अधिकार और था, 7 थे पहले, अब 6 हो गए, तो यहाँ पे हो गया व्यापार या आजीविका प्राप्त करने की भी आज़ादी है। जब आप अब इसको हम याद करवा दे रहे हैं, जैसे कि 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो 19 का फर्स्ट जो है बोलने या की आज़ादी है, और जब बोलने की आज़ादी है तो आप एकत्र या सभा भी कर सकते हैं, और जब सभा करेंगे तो कहीं संघ या संगठन बनाएंगे, और जब संघ या संगठन बनाएंगे तो भारत में आवागमन भी करेंगे, और जब भारत में आवागमन करेंगे तो भारत में कहीं भी निवास करने का भी आपको अधिकार है, आज़ादी है, और जब वहाँ रहेंगे तो व्यापार और आजीविका जो है आप कर सकते हैं, आजीविका प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया 19 आज़ादी की बात, जिसको बैकबोन कहते हैं संविधान का, या मेरुदंड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं 20 या 20। 20 जो है अपराधों में दोष सिद्धि से में संरक्षण की बात करता है। मतलब कुछ दशाओं में अपराध अगर आपसे हो जाता है तो अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण। तो जब अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण क्या है, इसमें ये 3 प्रकार से आपको आज़ादी, जैसे कि स्वतंत्रता की बात चल रही है अभी, तो इसमें 3 टाइप की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला क्या है, आप इसको पॉइंट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पहला जो है उसको उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। ना पहले के कानून से सजा मिलेगी, ना बाद के कानून से सजा मिलेगी। अब ये नहीं है कि किसी ने अपराध किया और आपने कोई ऐसा कानून बना दिया और उसको उस कानून से उसको सजा दे दी, तो ऐसा नहीं है। उसको उसी समय के कानून से, जब उसने अपराध किया था उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी। ना पहले के कानून से सजा दी जाएगी, ना बाद में कोई कानून बनता है तो सजा दी जाएगी, उसी समय के कानून से उसको सजा दी जाएगी। दूसरा क्या है, उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। अगर उसने कोई एक अपराध किया है तो उसकी एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं उसको सजा दी जाएगी। पता चला कोई चोरी किया है, जब चाहो मन पकड़ लाओ उसको सजा दे दें, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको उसी समय के कानून से सजा मिलेगी। दूसरा, एक बार ही उसको सजा मिलेगी एक अपराध के लिए। तीसरा क्या है अधिकार उसका, तीसरा अधिकार उसको ये है कि उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा अधिकार ये है। तो उसी समय के कानून से उसको सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 20 हो गया। अब हम आप देखते हैं 21 क्या कहता है। अभी हम आज़ादी ही में बात चल रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, आज़ादी के अधिकार में ही। 21 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये परार
एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है या आज़ादी की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? मतलब इसको जीवन का अधिकार भी कहते हैं, जीवन अधिकार कहते हैं, जिंदगी का अधिकार कहते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें समय समय पर इसका विस्तार करते ही रहते हैं। तो आप जो है अब इसमें हम देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से ही समझ में आ रहा है, तो आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको पर्यावरण में स्वच्छ वायु और जल, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। ये आपके जीवन के साथ कोई खेल नहीं सकता। ये अधिकार आपको दिया गया है। आप पता चला किसी अस्पताल में गए, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, सफाई कर्मी ही ने इंजेक्शन लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हालातों में अगर मजबूरी है तो वो माना जाएगा, लेकिन आपके जीवन के साथ कोई खेल नहीं सकता। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पर विस्तार करते रहते हैं। जैसे कि इसमें एक जो क्या निजता का अधिकार, ये भी पूछ लेता है निजता का अधिकार क्या है। जीवन का अधिकार पूछ लेता है, जैसे सीटेट यूपी टेट में तो ज़्यादातर ही पूछ लेता है जीवन का अधिकार क्या है, तो 21 है। निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कर दिया। निजता का अधिकार, अगर आपकी बीवी पूछे आपके मोबाइल का पासवर्ड, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये निजता का अधिकार है। तो आप जो है इसको नहीं बता सकते, ये निजता का अधिकार है। ऐसे एक मामला आया भी था दिल्ली में। अब हम 21A, जिसमें आ का ए बी सी ये सब जुड़ा है, समझ लीजिए उस संशोधित करके आया है। तो 21A क्या कहता है? 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की स्वतंत्रता अधिकार है। ये पहले नीति डीपीएसपी में था, ये पहले डीपीएसपी में था, नीति निदेशक सिद्धांत में था। वहाँ 45 से वहाँ से ये संशोधित करके 86वां संशोधन करके 2002 में 21A में जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अब हम देखेंगे इसके बाद 22 22। जैसा कि 20 में अपराध था, तो 22 में 22 में क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। इसमें अपवाद क्या है? इसमें अपवाद ये है कि जब निरोधक कानून लगे रहेंगे, निवारक निरोधक कानून अगर है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उनको छोड़कर बाकी गिरफ्तारी में आपको 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। वो 3 प्रकार के अधिकार क्या हैं? पहला है पूछने का अधिकार, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, वजह बतानी पड़ेगी। दूसरा जो है, दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आवागमन को छोड़कर, आवागमन वाला टाइम छोड़कर 24 घंटे के अंदर जो है कि मजिस्ट्रेट के अंदर उसको पेश करना होगा। तीसरा अधिकार क्या है? वो मनपसंद वकील या मनपसंद सलाहकार या सलाह मशवरा कर सकता है। अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है या तो उसको क्या है, उसको कितने अधिकार प्राप्त हैं? पूछने का अधिकार है, उसको 24 घंटे में के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करने का अधिकार है। आवागमन का टाइम छोड़कर मनपसंद वकील करने की छूट है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? निवारक निरोधक कानून छोड़कर, निवारक निरोधक
कानून को छोड़कर आप जो है, आपको ये आज़ादी है कि आप जो है उससे पूछ सकते हैं मजिस्ट्रेट, किसी भी जज या मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेश किया जाए आवागमन का रास्ता छोड़कर, और आप मनपसंद वकील कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता की बात तो हो गई, आज़ादी की बात हो गई। अब तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि हमने बात किया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 से 24 में है। 23 से 24 में, जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि शोषण पता चल रहा है, तो इसके अंदर 23 और 24 शोषण से ही रिलेटेड होगा। तो आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 जो है बात करता है मानव व्यापार की, मतलब आप जो है मानव इंसान की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। मानव व्यापार, इंसान को खरीदना बेचना जो है अपराध है। दूसरा जो है बेगारी, आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बेगारी क्या है? आपने किसी से काम करवाया, उसको 1 रुपया नहीं दिए, तो वो क्या हो गया? वो बेगारी हो गई। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, मानव व्यापार नहीं करा सकते। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ये चीज़ें अगर उसके साथ हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वाद कर सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है, वो न्याय पा सकता है। जैसा कि मौलिक अधिकार कहा गया है कि अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाता है, उल्लंघन होता है या उल्लंघन होता है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाके इन्फोर्स करवा सकता है। अब 24 हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 जो है इसमें बताता है 14 वर्ष से कम बालकों को आप किसी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। तो आर्टिकल 24 या 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के कम बालकों को आप जो है किसी कारखाने या जोखिम भरे कामों में आप इनको नहीं लगा सकते, जैसे कि शोषण से ही पता चल रहा है। ये तो हो गया शोषण के विरुद्ध 23 और 24। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। धार्मिक स्वतंत्रता की, अब जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसमें धार्मिक धर्म से जुड़े आर्टिकल होंगे जो 25 से लेके 28 तक डिफाइन है। तो हम इसमें देखते हैं कि 25 क्या कह रहा है। आर्टिकल 25 कह रहा है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कह रहा है कि कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी है। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक कार्यों में का प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि कोई भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यक्रम की या कार्यों की आप प्रबंधन कर सकते हैं। 27 क्या कहता है? आप संपोषित कर सकते हैं, किसी भी धर्म को संपोषित कर सकते हैं, बल्कि आपको टैक्स फ्री, इसमें आपको रियायत भी दी जाएगी। 28 क्या कह रहा है? 28 ये कह रहा है कि राज्य से पोषित कोई भी संस्थान में कोई भी तुम्हें बाध्य नहीं कर सकता कोई भी धर्म मानने के लिए या
उपासना के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। राज्य विधि से पूर्णता अगर कोई पोषित है कोई संस्थान में, या तो आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 28 ये कह रहा है राज्य से पोषित संस्थानों में। ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 हो गया। अब आगे बात करते हैं हम संस्कृति एवं शिक्षा की, जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा की। संस्कृति एवं शिक्षा जो है 29 और 30 में डिफाइन है, और ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यक के लिए नहीं है। वो क्या, कौन सा है? वो संस्कृति एवं शिक्षा है। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। तो जैसा कि संस्कृति एवं शिक्षा हेडिंग से ही पता चल रहा है, तो आर्टिकल 29 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 जो है वो कहता है कि अल्पसंख्यक जो है उनके हितों की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। हित क्या है? वो अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, 30 क्या कहता है? वो अपना संस्थान इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। उसका अनुदान देने के लिए उनको कोई रोक नहीं सकता। अनुदान देने के लिए सरकार रोक नहीं सकती। अनुदान देने के लिए सरकार जो है उनको रोक नहीं सकती। ये जो है ये अधिकार है। राज्य जो है, राज्य अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि कोई अल्पसंख्यक जो है वो संस्थान का प्रबंधन कर सकते हैं और राज्य अनुदान देने के लिए उनको उनमें भेदभाव नहीं करेगा। ये जो है आर्टिकल 30 था। 29 क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों की बात थी। और 30 क्या था? कि वो अपने संस्थान का प्रबंधन कर सकते हैं और राज्य जो है उनको अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं करेगी। अब 30 हो गया। छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप कहेंगे कि ये 32 में डिफाइन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। अब आप कहेंगे 31 कहाँ गया? 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसको संविधान संशोधन करके 300A भाग 12 में 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब डायरेक्ट हम आते हैं 32 में। 32 क्या है? 32 खुद एक मौलिक अधिकार होकर भी सब मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इनमें से जितने मौलिक अधिकार हैं, इनका कहीं उल्लंघन होता है, छीना जाता है, हनन होता है, तो वो 32 जो है इनकी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। कोई भी जब पीड़ित आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 के तहत वो 5 टाइप के रिट जारी करता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है BR अम्बेडकर साहब ने। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछता है कि BR अम्बेडकर साहब ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, किस अनुच्छेद को या किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो जब भी ये पूछेगा BR अम्बेडकर साहब, तो आप कंफ्यूज होंगे कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं और संविधान की आत्मा इसको भी कह रहे हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए,
यह ध्यान रखिएगा जब भी बात करें संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की कुंजी क्या है, तो आप सीधा कहेंगे प्रस्तावना को। जब बात यह आए कि किसी के वक्तव्य की कथन की बात आए कि B.R. अम्बेडकर साहब ने किसको संविधान की आत्मा कहा है या किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा क्या है, तो आप सीधा जो है आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये सीटेट, यूपीटेट और तमाम परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आज आप लोगों को मौलिक अधिकार समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल राइट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि जब 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार डिफाइंड था तो 12 और 13 कहाँ गया, और उसके बाद 33, 34, 35 कहाँ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 12, 13 की, 33, 34, 35 की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 किस्म की, 5 प्रकार की रिट निकाल सकता है, उसकी हम पूरी तफसील से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।